सिया उस समय चौंक गई जब उसने आरव राठौड़ के इशारों भरे शब्द सुने। उसका मतलब है कि वो चाहता है कि मैं अपने शरीर से उसकी मदद करूं। उसने घबरा कर सोचा। अनजाने में ही उसने दूरी बना ली और बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। क्या 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 मतलब कि तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए? उसने हकलाते हुए डर के साथ पूछा। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसने अब तक आरव के स्वभाव को सही से समझा था या नहीं। हमेशा उसे अपने लोगों को जज करने की समझ पर गर्व रहा था, लेकिन जब से उसने जाना कि यश और प्रिया खन्ना ने उसे 1 साल तक धोखा दिया था, तब से उसकी सोच ही डगमगा गई थी। अब मैं कैसे दावा कर सकती हूँ कि मैं लोगों के असली चेहरे पहचान लेती हूँ? उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने उसे कांपते और खुद से दूरी बनाते देखा। हाँ, तुम्हारा शरीर। बस एक ही काम है जो तुम कर सकती हो। उसने अपना हाथ उठाया और पास ही की ओर इशारा किया। सिया ने भौहें सिकोड़ते हुए उस दिशा में देखा। किचन। उसने बड़बड़ाया, मानो समझ नहीं पा रही थी कि वह किचन की ओर क्यों इशारा कर रहा है। चूंकि तुमने पेट भरकर खा लिया है, अब जाकर बर्तन धो दो। खुश स्माइली। सिया अवाक रह गई। तो मतलब मैंने तुम्हें गोल्डन चांस दिया था कोई भी इच्छा मांगने का, और तुम चाहते हो कि मैं बर्तन धो दूं? उसने हैरानी से पूछा। वह स्तब्ध रह गई कि उसने इतनी कीमती मौके को यूं ही बर्बाद कर दिया। वो कुछ भी मांग सकता था, सचमुच कुछ भी। फिर भी उसने उससे सिर्फ बर्तन धोने को कहा। जैसा मैंने कहा, तुम अपने शरीर से ही मेरी मदद कर सकती हो। तो जाओ और बर्तन धो। मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं। ये कहकर आरव ने आराम से अपना लैपटॉप उठा लिया और काम में लग गया, मानो उसकी मौजूदगी कोई मायने ही न रखती हो। हाँ, सिया ने ठंडी सांस छोड़ी जब उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। तो ये चाहता है कि सुपरस्टार जियांग यूए उर्फ सिया बर्तन धोए? लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए मरते हैं, और ये चाहता है कि मैं अपने कीमती हाथों से बर्तन मांजूं? अरे रुको, अब मैं जियांग यूए नहीं हूँ। धत्त। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब जियांग यूए नहीं बल्कि सिया हूँ। वरना ये कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करता। उसके होठों पर गर्व से भरी मुस्कान आई जब उसने आरव को चुनौती भरी नजरों से देखा। आरव राठौड़, बस तुम देखते जाओ। ये सिया तुम्हें दिखाएगी कि मैं कैसी देवी हूँ। तुम मेरी मोहकता से बच ही नहीं सकते। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई जब वह उसे अपने बस में करने की सोचने लगी। क्या कर रही हो? आरव ने सिर उठाकर पूछा जब उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। वह चौंक गया जब उसने सिया को अजीब सी हंसी हंसते और डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूरते देखा। सिया ने तुरंत गला खंखारा और ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सोफे से उठकर रैंप वॉक की तरह किचन की ओर बढ़ी। खुश स्माइली। आरव ने देखा कि वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। लगता है ये सच में उस हादसे में बुरी तरह घायल हो गई है। उसने सिर हिलाते हुए सोचा और उसके इस व्यवहार को उसकी चोट का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में सिया अपने बिस्तर पर आराम से बैठी थी। गोद में लैपटॉप रखा था। इंटरनेट पर चल रहे आर्टिकल्स देखकर उसकी भौहें तन गईं। हाँ, तो ये कमीना अब गंदी चालें चलने पर उतर आया है, उसने ठंडे चेहरे के साथ गहरी आवाज में कहा। 2 दिन हो चुके थे जब उसने यश को चेतावनी भरा संदेश भेजा था। वह देखना चाहती थी कि वह कितनी गंदी चालें चला सकता है। साथ ही पिछले 2 दिनों से वह अपनी दौलत को लेकर योजना बना रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसे वापस लिया जाए। हालांकि वह अपनी संपत्ति वापस चाहती थी, लेकिन सबको ये समझाना आसान नहीं था। सिया का कोई खास बैकग्राउंड नहीं था और न ही उसने कभी जियान यूए से मुलाकात की थी। अगर उसने कुछ संदिग्ध किया तो यह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तभी उसने देखा कि इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं। तस्वीरों में वह अपने मैनेजर विवेक शर्मा के साथ थी। तस्वीरों का एंगल जानबूझकर ऐसा लिया गया था कि वे बहुत घनिष्ठ लगें।
विवेक केवल उसका मैनेजर नहीं था, बल्कि उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वह शुरुआत से ही द क्वीन का मैनेजर रहा था और उनके बीच बहुत अच्छा विश्वास था। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती थी। यश यह अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह अब उनकी प्रतिष्ठा खराब करने में जुट गया था। चूंकि विवेक उसकी राह में था और वसीयत के बारे में भी जानता था, इसलिए उसे हटाना यश के लिए जरूरी था। क्या उसे लगता है कि ये सब विवेक ने ही किया है? सिया ने सोचा और नीचे कमेंट्स पढ़ने लगी। OMG! कितना घटिया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कमीना विवेक ने सिया पर डोरे डाले। वह तो देवी है। मैं मान ही नहीं सकती कि उसे उसके साथ सोने का मौका मिला। कमीना वाकई किस्मत वाला है। क्या ये कार में मुंह काला कर रहे हैं? OMG! कितना घटिया है। क्या इन्हें कमरा नहीं मिल सकता था? उस वैन में बाकी सदस्य भी बैठते हैं और अब तो घिन आती है। मुझे हमेशा शक था कि वही मैनेजर क्यों है शुरुआत से। अब समझ आया, दोनों पहले से ही नजदीक थे। अब तो साफ है कि सिया की पॉपुलैरिटी उसके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि विवेक की वजह से थी। ऊपर वाले से सहमत। सिया ओवररेटेड है। उसे गानों में ज्यादा लाइनें और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बाकी सदस्यों का करियर बर्बाद कर रही थी। OMG! क्या आपने QY एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल बयान देखा? अभी उनकी साइट पर चेक करो। सिया ने तुरंत आधिकारिक बयान पढ़ा और उसकी भौहें तन गईं। उसने दांत भींचे और उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। सिया ने होंठ भींच लिए जब उसने देखा कि आरव ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो मुड़ी और रसोई में चली गई ताकि एक गिलास पानी ले सके। सौभाग्य से रसोई खुली नहीं थी, वरना उसके लिए वहां छिपना मुश्किल हो जाता। वो तो सोच भी नहीं रही थी कि आरव खुद यहाँ आ जाएगा। आखिर उसने डिलीवरी भेजने के बजाय खुद क्यों आने की जरूरत समझी। उसने गहरी सांस ली और ठंडा पानी पिया ताकि अपनी घबराहट को थोड़ा शांत कर सके। पानी पीने के बाद उसने एक और गिलास भरा, इस बार आरव के लिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, वो सीधा एक सख्त सीने से जा टकराई। आह! उसने दर्द से कहा, अपनी नाक रगड़ते हुए, जबकि दूसरे हाथ में ट्रे थी। क्या? उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि वो वहीं रुक गई जब उसकी नजर आरव राठौर पर पड़ी। उसका चेहरा ठंडा और बेपरवाह था। उसे एक पल के लिए याद ही नहीं रहा कि इस घर में इस वक्त सिर्फ वही दोनों हैं। उसने घबराकर निगल लिया जब उसने देखा कि आरव ने अब अपना कोट उतार रखा है। अब वो सिर्फ सफेद शर्ट में खड़ा था, पूरी तरह बटन लगी हुई, लेकिन ढीली टाई और उसकी साफ मांसल छाती उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। सफेद शर्ट में उसका सीना इस तरह उभरा हुआ था कि सिया की नजर अनायास ही वहां टिक गई। आरव ने उसकी हालत देख भौहें उठाईं और होठों पर हल्की शरारती मुस्कान उभर आई। जो देख रही हो, पसंद आया? उसने पूछा। सिया अब भी थोड़ी खोई सी थी, अनजाने में सिर हिला दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, उसने दांत भींचे, गला साफ किया और 2 कदम पीछे हटकर दूरी बना ली। भौहें चढ़ाते हुए बोली, मिस्टर आरव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो कहा था मैं पानी ला रही हूँ। वो बात बदलने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसके सवाल का जवाब न देना पड़े। आरव ने उसके शब्दों को नजरअंदाज किया और शांति से आगे बढ़ते हुए अपने हाथ का बैग रसोई के काउंटर पर रख दिया। मैंने तुमसे पानी लाने को नहीं कहा था। सिया ने होंठ भींचे, झुंझलाते हुए उसे देखा। अगर पानी नहीं चाहिए था, तो पहले ही बोल देता ना। वो मन ही मन बड़बड़ाई। सारे हैंडसम लड़के इतने अकड़ू क्यों होते हैं? एक तो यश जैसा था जो धोखेबाज निकला, और ये तो मूडी का बादशाह है। क्या तुम खाना लाए हो? या यही खाने वाले हो? उसने बैग की ओर झांकते हुए पूछा। असल में उसे उसके आने से कोई मतलब नहीं था, बस खाना होना चाहिए। सुबह अस्पताल से आने के बाद से उसने कुछ ढंग का नहीं खाया था, बस कॉफी और चिप्स का पैकेट। अब तो भूख से हालत खराब थी। कुछ भी चल जाता, यहाँ तक कि सादा खिचड़ी भी। आरव ने उसकी नजरें और उत्सुकता देख हल्की मुस्कान दी। लो,
इन्हें धो लो। उसने बैग से सब्जियां निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। सिया का चेहरा काला पड़ गया। क्या? तुम खाना नहीं लाए? ये सब्जियां क्यों दे रहे हो? मैंने कहा था ना कि मुझे कुकिंग नहीं आती। वो झुंझला गई। पहले से भूखी थी और अब ये सब्जियां। उसने अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद किया जब उसने एक बार खाना बनाने की कोशिश की थी और रसोई लगभग जला दी थी। तब से उसने कसम खा ली थी कि दोबारा नहीं पकाएगी। आरव ने काउंटर से टिककर आलस से कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि खाना पकाओ? मैंने तो बस सब्जियां धोने को कहा था। क्या वो भी नहीं कर सकती? हाँ। तो फिर खाना पकाएगा कौन? तुम। उसने तंज कसते हुए कहा, पर बोलते ही उसे एहसास हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको। तुम पकाओगे? वो आश्चर्य से मुंह ढंककर हंसी रोकते हुए बोली। तुम? आरव राठौर, जो राजघराने के बेटे हैं, रसोई में खाना पकाएंगे? आरव ने होंठ सिकोड़े, उसे घूरा। इतना हैरान क्यों हो रही है ये? क्या मैं इतना अजीब लग रहा हूँ कि मुझे कुकिंग आती है? उसने गला साफ किया और बोला, क्या तुम सच में ऐसी ही हो? या एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया है? सिया ने उसे घूरा, होंठ भींचे और मन ही मन सोचा। मिस्टर सेक्रेटरी ने कहा था कि आरव कम बोलते हैं, लेकिन जब भी मेरे सामने आते हैं तो बस मुझे नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आखिरकार उसने हार मानकर सब्जियां धोनी शुरू कर दीं। भले ही उसने जवाब नहीं दिया, पर उसे लग रहा था कि आरव को सच में खाना बनाना आता है। बस यही उम्मीद थी कि वो खाने लायक कुछ बना ले। आरव ने इधर-उधर देखा और उसका फ्रिज खोला। अंदर झांकते ही उसका चेहरा उतर गया। फ्रिज लगभग खाली था। बस कुछ पानी की बोतलें, 2 बियर के कैन और एक दही का पैक। वो सिर हिलाते हुए बोला, फ्राइंग पैन और स्पैटुला दो। और हाँ, चाकू भी। दिख नहीं रहा कहीं? वो चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोला, तुम्हारे घर में सब कुछ है, बस रसोई खाली है। आखिर तुम पिछले महीने से जी कैसे रही हो? आरव राठौर ने जब चाकू के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि सिया न तो कोई जवाब दे रही थी और न ही बर्तन आगे बढ़ा रही थी। वह झुंझला गया और झुंझलाते हुए पीछे मुड़ा। तुम वहां खड़ी होकर गूंगी क्यों बन गई हो? मैंने कहा था ना, चाकू दो। उसने अपनी आवाज ऊंची की जब उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिया कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर झिझक और हल्की शर्म झलक रही थी। कुछ पल बाद उसने झेंपते हुए सिर खुजाया और कहा, मेरे पास कुकिंग पैन या स्पैचुला नहीं है, लेकिन मेरे पास चॉपस्टिक और कटोरे हैं। क्या वो चलेगा? आरव एक पल को निशब्द रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसे खाना बनाना नहीं आता, कम से कम उसके पास बुनियादी बर्तन तो होने चाहिए। ये कैसी लड़की है जिसके पास बस कटोरे और चॉपस्टिक हैं? और ये रहा चाकू। उसने अलमारी से ढूंढकर कुछ निकाला। बस यही एक है मेरे पास। वो बोलते हुए उसे बटर नाइफ पकड़ाती है। आरव ने एक नज़र उस चाकू पर डाली। ये चाकू नहीं, खिलौना है। सिया ने उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर होंठ भींच लिए। वो सच में शर्मिंदा थी कि उसके पास किचन के बर्तन नहीं हैं। वो कभी खाना बनाती ही नहीं, तो खरीदे भी क्यों? उसे तो हर रोज बाहर से खाना मंगवाने की आदत थी। आखिर में उसने बस कुछ प्लेटें, कटोरे और चॉपस्टिक ही खरीदी थीं। बाकी चीजें उसे बेकार लगती थीं। और अब उसे लगा कि गलती उसकी नहीं, गलती आरव की थी, जो बिना बताए उसके घर आ गया और खाना बनाने की सोचने लगा। मैंने तो तुमसे कहा था ना कि खाना डिलीवर करवा लो। अब देखो, यहाँ आए और कुछ किया भी नहीं। मैं तो भूख से मर ही जाऊंगी। वो जमीन पर बैठ गई, मुंह फुलाकर। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने जीवन में किसी को इतना झल्लाने वाला इंसान नहीं देखा था। सिर्फ 10 मिनट में वो सिरदर्द का कारण बन गई थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने खुद यहाँ आकर खाना बनाने का फैसला क्यों किया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे साथ चलो।
वो सब्जियां और बैग उठाकर किचन से बाहर निकल गया। सिया ने हैरान होकर देखा, पर वो उसके पीछे पीछे चल दी, जैसे कोई खोया हुआ पप्पी। उसके कदम तभी रुके जब उसने देखा कि आरव घर से बाहर निकल रहा है। वो भौहें सिकोड़कर बोली, कहाँ जा रहे हो? क्या बाहर खाने चल रहे हैं? तो रुकिए, मुझे कपड़े बदलने दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं नाइट ड्रेस में ही बाहर जाऊं? वो हल्के गुलाबी रंग की लंबी टी शर्ट ड्रेस पहने हुई थी, जिसके नीचे उसने शॉर्ट्स डाले थे, क्योंकि वो आरव के सामने थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए कंधों पर लटक रहे थे। उस हाल में बाहर जाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो वापस कमरे में मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से उसकी भारी आवाज आई, जरूरत नहीं है, हम बाहर खाने नहीं जा रहे। वो मुड़ी, हैरान होकर बोली, तो फिर ये सब सामान लेकर बाहर क्यों जा रहे हो? क्या अब तुम खाना बनाए बिना भाग रहे हो? आरव ने लंबी सांस ली। जरा चुपचाप मेरे साथ चलोगी? सवालों की फैक्ट्री क्यों चालू कर रखी है? सिया ने कंधे उचका दिए और इशारे से कहा, ठीक है, आगे चलो। घर से निकलकर उसे लगा कि वो लिफ्ट की ओर जाएगा, इसलिए वो उसी दिशा में मुड़ी। पर हैरानी की बात, आरव सामने वाले फ्लैट की ओर जा रहा था। अरे, वहां क्यों जा रहे हो? वो घर तो खाली है। किसी से खाना कैसे मांगोगे जब वहां कोई रहता ही नहीं? मेरा कहना मानो, होटल से ऑर्डर कर लो। मैं भूख से नहीं मरना चाहती। वो लगातार बोलती रही। पर तभी उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि आरव ने सामने वाले घर के दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लगाया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है। फिंगरप्रिंट लगाकर दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। क्या सच में तुम किसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो या मजाक? उसके शब्द वहीं थम गए, क्योंकि दरवाजा खुल गया। खुश स्माइली। वो अवाक रह गई। उसे लगा था कि आरव कोई पागलपन कर रहा है, किसी का घर तोड़ने की कोशिश में है। वो सोच ही रही थी कि अब भाग जाना चाहिए, पर दरवाजा खुलते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या अब अपने शब्द वापस लेने में देर हो गई? उसने मन में सोचा। उसे अपनी ज्यादा बोलने की आदत पर अफसोस हुआ। वो हमेशा सच बोल देती थी, चाहे सामने वाला बुरा मान जाए। इसी वजह से उसके करियर में भी कई बार विवाद हुए थे। उसकी कंपनी उसे रियलिटी शो में भेजने से कतराती थी, क्योंकि वो कुछ भी बोल देती थी और लोग हंगामा खड़ा कर देते थे। फिर भी चैनलों के लिए वो एक हॉट टॉपिक थी, क्योंकि उसकी बातें हमेशा मसालेदार होती थीं। आरव दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कराया। तो अब मान लिया कि मैं सच में कॉर्पोरेशंस का प्रेसिडेंट हूं या नहीं? सिया ने हल्की खांसी ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें चुराई और बड़बड़ाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारा फिंगरप्रिंट यहाँ रजिस्टर है? मैं तो बस। वो 5 मिनट तक लगातार बोलती रही। आरव का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से काला पड़ने लगा। वो उसका चेहरा देखता रहा। क्या ये वही शांत, इंट्रोवर्ट लड़की है जो पहले थी? आखिरकार उसने तंग आकर कहा, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? पहले तो तुम बिल्कुल चुप-चुप रहती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा म्यूट बटन ही टूट गया? सिया ने उसकी बात सुनी और धीरे से मुस्कराई। शायद अब मैं तुम्हारे सामने असली मैं बन गई हूं। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी, पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सिया उस वक्त बोलते बोलते रुक गई जब उसने आरव की बात सुनी। वो उसे एकटक देखने लगी, फिर होठों को हल्के से काट लिया। इंट्रोवर्ट, उसने मन ही मन दोहराया। किसी ने जिंदगी में उसे ऐसा कभी नहीं कहा था। वो हमेशा मिलनसार थी। लोगों से घुलने मिलने में भी उसे दिक्कत नहीं होती थी। अगर कोई उसे बिगड़ैल, तेज तर्रार या घमंडी कह देता, तो वो मान भी लेती, क्योंकि जिन लोगों से उसे लगाव नहीं होता, उनसे या तो वो सीधे मुंह बात नहीं करती, या ऐसी बात बोल देती कि सामने वाला खुद ही बात बंद कर दे।
ये तरीका उसके लिए ठीक था। वो उन लोगों से दूरी बनाए रखती थी जो उसकी जिंदगी में जहर घोलते थे। फिर भी कभी कभी ऐसे लोगों से उलझना मजेदार भी लगता था। कम से कम जिंदगी उबाऊ तो नहीं लगती। वो उसके जवाब में कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे याद आया, वो अब जियांग युए नहीं बल्कि सिया है। उसने होंठ भींचे और कुछ पल चुप रहकर बोली, क्या तुम्हारा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? मेरा तो हुआ था। उसी हादसे के बाद मुझे समझ आया कि जिंदगी कितनी कीमती है। मुझे लगा मैं अब तक अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रही थी। इसलिए अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, वही कहूंगी जो महसूस करूंगी। मैं अब वो पुरानी सिया नहीं जो दूसरों की बकवास चुपचाप सुनती थी, या उन कमीने लोगों को माफ कर देती थी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। वो हल्की सी मुस्कराई, सिर ऊंचा किया और गर्व से बोली, मैं हूं सिया, और अब से तुम सिर्फ इसी सिया को देखोगे। बातूनी, जिद्दी और परेशान करने वाली। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा जो पुराना बैकग्राउंड चेक था ना मेरे ऊपर, वो अब पूरी तरह बेकार हो गया है। इसलिए मुझे उन कागजों से मत जज करना जो तुमने पढ़े हैं, मिस्टर राठौर। खुश स्माइली। आरव कुछ पल उसे देखता रह गया। वो चुप हो गया। उसकी बातें वाकई असरदार थीं। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच झूलना इंसान को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन वो सोच में पड़ गया। उसे कैसे पता चला कि मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया था? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया है? सिया ने ठंडी सांस ली और बोली, हाँ, ये पूछने वाली बात है क्या? इतना तो साफ दिखता है। वो कंधे उचकाकर उसके पास से गुजरी और उस दरवाजे से अंदर चली गई जिसे उसने अपने फिंगरप्रिंट से खोला था। अंदर जाते हुए उसने धीरे से कहा, मिस्टर राठौर, आप बहुत भोले हैं। खुश स्माइली। आरव के माथे की नसें तन गईं। भोला? किसी ने जिंदगी में उसे ऐसा नहीं कहा था। दुनिया के लिए वो सख्त और डरावना आदमी था। लोग या तो उसके पीछे भागते थे या उससे दूर भागते थे। लेकिन ये लड़की उसे भोला कह रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। जब सिया घर के अंदर आई तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने चारों ओर देखा। घर उसके फ्लैट से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था। उसकी आंखें चमक उठीं, फिर एक पल में बुझ भी गईं। उसे हल्का सा जलन भरा एहसास हुआ। घर का डिजाइन आधुनिक और सुसंस्कृत था। लिविंग रूम में एक शानदार 3 सीटर सोफा और एक साइड सोफा रखा था। खुली रसोई उसके सामने थी, जहां एक सुंदर डाइनिंग काउंटर चमक रहा था। सिया ने खिड़की की ओर चलकर पर्दा हटाया। वहां से दिखने वाला रिवर व्यू अद्भुत था। सामने शहर का सबसे ऊंचा टॉवर नजर आ रहा था। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, उस नजारे में खोई हुई। उसके मन में एक टीस उठी। कितनी बेवकूफ थी वो। अगर थोड़ा सोचा होता तो मुआवजे में ऐसा ही घर मांगती, न कि वो छोटा सा अपार्टमेंट। उसे पता ही नहीं चला कि कब आरव उसके पीछे खड़ा हो गया था। उसने उसकी ओर झुकते हुए बेहद धीमी आवाज में पूछा, क्या देख रही हो? उसकी आवाज उसके कानों के पास थी, इतनी पास कि वो हल्की सी कंपा उठी। उसके कान में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो झटके से पलटी और कान मलते हुए बोली, मिस्टर राठौर, ये किसका घर है? आपकी गर्लफ्रेंड का। उसने पूरी गंभीरता से पूछा। आरव का चेहरा सख्त हो गया। गर्लफ्रेंड? उसने दोहराया। तुम्हें क्यों लगता है कि ये किसी गर्लफ्रेंड का घर है? सिया ने भौहें चढ़ाई। क्योंकि तुम्हारा तो शहर के उत्तरी हिस्से में मैंशन है ना। वो तो इस फ्लैट से बड़ा ही होगा। वो चाहकर भी इस कॉन्डो को सुंदर नहीं कह पा रही थी। उसे जलन हो रही थी, इतनी कि वो मान भी नहीं पा रही थी कि ये जगह उसके घर से कहीं बेहतर है। तो फिर तुमने कॉन्डो क्यों खरीदा जब तुम्हारे पास पहले से मैंशन है?
वैसे भी तुम अमीर, हैंडसम और थोड़े बड़े हो गए हो अब। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? वो मॉडल युकीना, क्या ये उसका घर है? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल गई, बिना सोचे कि उसने अपने सारे पत्ते खोल दिए। आरव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे बाकी सब कुछ नहीं खटका, लेकिन जब उसने थोड़े बड़े कहा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, तुमने क्या कहा अभी? आरव राठौरे गंभीर चेहरे के साथ उसे देख रहा था। वह अमीर था, हैंडसम था और बेहद समझदार भी। लोग उससे मिलने के लिए तरसते थे, पर ये छोटी सी लड़की उसे बूढ़ा कह गई। किस एंगल से वह बूढ़ा लगता है? उसने गुस्से में सांस छोड़ी, बाहें सीने पर बांध ली और ठंडी आवाज में बोला, तुमने अभी क्या कहा? खुश स्माइली। सिया ने पलकें झपकाई। उसके हाव भाव देखकर वह थोड़ा हैरान थी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वह सोच में पड़ गई कि शायद वह उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेकर उसे नाराज कर चुकी है। मिस्टर राठौरे, माफ कीजिए अगर मैंने हद पार कर दी हो। मैंने तो बस वही कहा जो इंटरनेट पर पढ़ा था। मुझे किसी की निजी जिंदगी में झांकने का कोई शौक नहीं। आप किसी को डेट करें या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये घर आपका। वह अपनी लंबी स्पीच में चली गई, जिससे वह और ज्यादा खींच गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। तुमने मुझे अभी बूढ़ा कहा। क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? वह गरज उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। खुश स्माइली। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने होंठ भींच लिए और उसे घूरते हुए अजीब से हाव भाव बनाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर राठौरे सिर्फ बूढ़ा कह देने से इतने बुरा मान जाएगा। वह उसकी इस नाटकीय प्रतिक्रिया पर हंसी रोकने लगी। होंठ पर मुस्कान आ गई और बहुत कोशिश के बाद उसने खुद को संभाला। फिर उसने गला साफ किया और बोली, आह मिस्टर राठौरे, आपकी उम्र 29 है और मैं हूँ 21। वह रुक गई। लगभग अपने असली 25 साल बोल ही देती। तो उस हिसाब से आप मुझसे 8 साल बड़े हुए। इस नजरिए से देखा जाए तो आपको बूढ़ा कहना गलत नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आगे से नहीं कहूंगी। वह आगे बोली, उसके शब्द चुभते हुए। मुझे पता है आपकी उम्र में ज्यादातर लोग शादी कर लेते हैं, मगर आप अभी तक सिंगल हैं तो थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता ही होगा। मेरा सुझाव है कि अपनी गर्लफ्रेंड से जल्द शादी कर लीजिए, वरना बाद में अच्छी लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। आरव ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके शब्द जैसे सीधे दिल पर लगे हों। वह तमतमाया चेहरा लिए बोला, तुम्हें तो भूख भी नहीं लगी लगती। जाओ, अपना खाना खुद बनाओ। मैं तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की के लिए खाना नहीं बना रहा। उसके इस फटकार पर भी सिया डरने के बजाय खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरव चौंक गया। जो लोग उसके गुस्से से कांपने लगते हैं, वो हंस रही हैं। वह नाराज होकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? सिया मुस्कराई, आंखों में शरारत झलक रही थी। मिस्टर राठौरे, आप इतने क्यूट कैसे हो सकते हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप बिल्कुल बूढ़े नहीं लगते। 29 कोई उम्र होती है क्या? ऊपर से आप इतने हैंडसम और कामयाब हैं। आपको बूढ़ा कौन कहेगा? उसने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। इस बार हंसी नहीं थी, बस ईमानदारी और हल्की सी नरमी थी। आरव के कदम थम गए। वह उसकी आंखों में देखता रह गया। उनमें कोई बनावट नहीं थी। उसकी धड़कनें कुछ तेज हुईं। उसने हल्की खांसी की और मुंह फेर लिया ताकि अपने चेहरे की हल्की लाली छिपा सके। लेकिन तभी उसे याद आया, वैसे तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास शहर के उत्तर में एक बंगला है? वह गंभीर होकर बोला, क्योंकि यह बात किसी मीडिया रिपोर्ट या बिजनेस आर्टिकल में कभी नहीं आई थी। कोई नहीं जानता था उस बंगले के बारे में, तो फिर सिया को कैसे पता चला? सिया के होंठ कांपे। उसने महसूस किया कि वह गलती कर चुकी है।
असल में उसने ये बात किसी लेख में नहीं पढ़ी थी, बस जिज्ञासा में इंटरनेट पर उसकी जानकारी खंगाल ली थी। वह झेंप गई। आ मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसने सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाई। आरव झट से आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। तुम ठीक हो? उसने फिक्रभरे स्वर में पूछा। सिया ने धीरे धीरे सांस ली और बोली, मिस्टर राठौरे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुबह से कुछ खाया नहीं, दवा भी नहीं ली। अगर आप खाना बना दें तो मैं दवा ले सकती हूँ, वरना आपको मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वह बोली और वह उसे सहारा देकर सोफे पर बैठा गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे रसोई में चला गया। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और खाना बनाने लगा। सिया की मुस्कान वापस लौट आई। वाह सिया, तुम्हारा एक्टिंग स्किल तो कमाल कर रहा है। उसने मन ही मन खुद की तारीफ की। वह सोफे पर बैठकर उसे देखती रही। स्लीव्स मुड़ी हुई, शर्ट के 2 बटन खुले और उस पर उसकी एकाग्रता। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। कैसे कोई आदमी इतना आकर्षक लग सकता है सिर्फ खाना बनाते हुए? उसे अब समझ आया कि कुकिंग करने वाले मर्दों में कुछ अलग ही चार्म होता है। वह पैर झुलाते हुए लेटी थी कि उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। वह झुककर उसे उठाती है और उस पर लिखा नाम जोर से पढ़ती है, लाइफ गिविंग फाउंडेशन। सिया ने होंठ भींच लिए। उसके हाथों में वह फाइल थी जिस पर साफ साफ लिखा था, लाइफ गिविंग फाउंडेशन। वह नाम पढ़ते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या मैंने इसे कहीं सुना है पहले? उसने मन ही मन सोचा, भौहें हल्के से सिकोड़ते हुए। क्या कर रही हो? उसके ख्यालों की कड़ी अचानक टूट गई। आरव की गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। वह किचन के साथ लगे डाइनिंग काउंटर पर 2 कटोरियां रख रहा था। भाप उड़ाती गरम गरम नूडल्स की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। उसने उसे इशारे से बुलाया, आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। सिया ने फाइल वापस टेबल पर रखी और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसकी ओर बढ़ी। वह ऊंची काली कुर्सी पर बैठ गई, जो उसके स्वाद जितनी ही शानदार थी। उसकी नज़र जैसे ही नूडल्स पर पड़ी, नरम उबले अंडे, हरे प्याज की कतरने और ऊपर से मसालों की हल्की महक, उसकी आंखें चमक उठीं। उसका मुंह सूख गया और गले से बस एक शब्द निकला, मिस्टर राठौरे, आपको खाना बनाना भी आता है? ये तो कमाल लग रहा है। अब बस स्वाद अच्छा होना चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, खुश स्माइली। आरव का चेहरा गिर गया। अब भी उसे शक है मेरे हाथ के खाने पर। वह मन ही मन बुदबुदाया और फिर ठंडी आवाज में बोला, खाओ, पता चल जाएगा। सिया ने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और नूडल्स का पहला कौर लिया। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान से टकराया, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अनजाने में एक मधुर आवाज निकाली। इतने दिनों बाद इतना लाजवाब खाना खाया है। उसने आंखें बंद रखकर कहा, जैसे हर स्वाद को महसूस कर रही हो। आरव उसकी प्रतिक्रिया देखता रह गया। उसकी हर सांस में जैसे तृप्ति घुली हुई थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने नजरें झुका लीं ताकि ये दिखे नहीं। कुछ देर बाद सिया ने धीरे से पूछा, वैसे मिस्टर राठौरे, मैंने लिविंग रूम में एक फाइल देखी थी। उस पर लिखा था लाइफ गिविंग फाउंडेशन। ये क्या है? उसने हल्का सिर उठाकर देखा, फिर नैपकिन से मुंह पोंछा और बोला, वो एक संस्था है जिसे मेरे पिताजी ने शुरू किया था। अब उनके रिटायर होने के बाद मैं ही कंपनी और इस फाउंडेशन दोनों संभालता हूँ। ओह, तो ये किसके लिए काम करती है? उसने नूडल्स का एक और कौर लेते हुए पूछा। वह उसे देखता रहा, इतनी तेजी से खा रही थी जैसे बरसों से भूखी हो। वह मुस्कराया और शांत स्वर में बोला, यह संस्था कई काम करती है, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल। सबको आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन सिर्फ पैसा देना नहीं, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वह सही जगह इस्तेमाल हो। सिया उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बिजनेसमैन इस तरह की सोच रख सकता है।
ज्यादातर तो ऐसी फाउंडेशन को अपने फायदे का जरिया बनाते हैं, पर आरव अलग था। उसकी आंखों में ईमानदारी थी और उसकी आवाज में एक संवेदनशीलता। सिया ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा और उसके मन में हल्की सी गर्माहट उतर आई। फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा झलक गया। क्विंजू का नाम आते ही उसका मूड बिगड़ गया। बास्टर्ड, उसने बुदबुदाया। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या कहा तुमने? वह झट से संभल गई, हंसकर बोली, अरे नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि आप पैसे कमाने के अलावा इतना अच्छा खाना भी बना लेते हैं। कमाल है। फिर शरारत से मुस्कराते हुए बोली, और हाँ, मुझे एक और बाउल मिल सकता है क्या? वह अवाक रह गया। उसने पहले ही उसे बड़ा हिस्सा दिया था, फिर भी वह और मांग रही थी। इस लड़की की भूख या हिम्मत, दोनों ही कमाल हैं, उसने मन ही मन सोचा। डिनर के बाद सिया सोफे पर बैठी पेट सहला रही थी। 2 बड़े बाउल खाने के बाद अब बस ठंडी बियर की कमी थी। वह होठों को गोल करके बोली, अगर बियर होती ना। आरव पास वाले सोफे पर बैठा लैपटॉप में बिजनेस रिपोर्ट देख रहा था। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, सख्त, केंद्रित और अजीब तरह से आकर्षक। सिया ने पैर झुलाते हुए उसे देखा। उसकी नजरों में शरारत थी, पर दिल में कुछ और था, एक अनजानी धड़कन। मिस्टर राठौरे, उसने पुकारा। क्या? उसने नजरें स्क्रीन से हटाए बिना कहा। कुछ पल तक सिया चुप रही। उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं, जैसे किसी सोच में खो गई हो। आरव ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? वह हल्के से मुस्कराई, उसकी आवाज धीमी और सच्ची थी। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? उसका सवाल हवा में तैर गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरव का हाथ लैपटॉप पर ही रुक गया और उसकी नजरें धीरे धीरे सिया की मुस्कराती आंखों से जा टकराईं। आरव राठौर के चेहरे के भाव उसके सवाल सुनकर अचानक जम गए। वह उसकी इस हिम्मती बात से सचमुच हैरान रह गया। वह उसे ध्यान से घूरने लगा और ठंडे लहजे में बोला, और तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझे तुम पसंद हो? उसके चेहरे पर भले ही बेपरवाही थी, पर अंदर से वह बेचैनी छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर एक लड़की के बेवकूफ़ी भरे सवाल से वो क्यों विचलित हो रहा था? सिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए उसे गौर से देखा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी जब उसने कहा, मिस्टर आरव, आपको लग रहा होगा कि मैं छोटी हूँ, इसलिए नासमझ भी हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अब 21 साल की हूँ। उम्र में आपसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे भी आती हैं। वो अपनी उम्र बताते हुए जरा हकलाई, मानो उसे याद ही नहीं रहा कि अब वो 21 की है, 25 की नहीं। वो आगे बोली, मुझे पता है कि कोई भी आदमी किसी औरत के लिए सिर्फ इसलिए अस्पताल में नहीं रुकता कि उसने उसका बिल भर दिया है, वो भी कोई आम कमरा नहीं, बल्कि वीआईपी रूम। क्यों? और कोई भी आदमी सिर्फ तरस खाकर किसी औरत को महंगा खाना नहीं खिलाता। हमारी डील तो अस्पताल से छुट्टी तक की थी, लेकिन आपने तो मुझे बाहर आकर भी खिलाया। क्यों ऐसा? वो बोलते हुए शरारती अंदाज में अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाकर बैठ गई। उसकी नजरें आरव पर थीं, जिनमें एक चुनौती थी, जैसे वो कह रही हो, सच बताओ अब। और कोई आदमी किसी लड़की के घर सिर्फ खाना देने नहीं आता, वो भी खुद किचन में बनाकर। मैंने तो सिर्फ डिलीवरी मांगी थी, खुद को नहीं। सिया ने सोफे से एक कुशन उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उसने अपने पैर मोड़कर क्रॉस में रखे। उसके ढीले टी शर्ट ड्रेस से उसकी मुलायम, गोरी टांगें थोड़ी सी नजर आने लगी। वो हल्का सा आगे झुकी, कुशन पर ठोड़ी टिकाकर। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं, गहरी, मोहक और चंचल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक आदमी किसी लड़की के लिए इतना सब कुछ सिर्फ 2 वजहों से करता है। पहला, या तो वो उससे प्यार करता है, या दूसरा, उसे उससे कुछ चाहिए होता है। वो अपने बालों की एक लट उंगली पर लपेटते हुए बोली, और संयोग से, मिस्टर आरव, आपने तो दोनों में से सब किया है।
तो अब बताइए, आप मुझसे प्यार कर बैठे हैं या फिर मुझसे कुछ चाहते हैं? आरव उसकी बातों से चुप रह गया। वो इतनी बेबाकी से बोलेगी, उसने सोचा भी नहीं था। उसने खंखारते हुए गला साफ किया और अपना लैपटॉप साइड में रख दिया। तुम सही कह रही हो, मिस गुप्ता, उसने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पास हर चीज की वजह है, लेकिन वो वजह ये नहीं है कि मुझे तुम पसंद हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। सिया ने अपनी उंगलियों से हवा में इशारा करते हुए कहा। बोलिए, क्या करना है? वो मन में मुस्कुराई। जानती थी, ये लोमड़ी जैसी चालाकी जरूर करेगा। आरव ने उसे गहरी नजरों से देखा और गंभीर आवाज में बोला, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि अपनी ये जंगली सोच का इस्तेमाल मत किया करो। हर आदमी किसी न किसी वजह से कुछ नहीं करता। सिया का मुंह खुला रह गया। क्या? उसे उम्मीद थी कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील या किसी फिल्मी अंदाज में कुछ बड़ा बोलेगा, पर यहाँ तो मामला एकदम साधारण निकला। उसने मन ही मन मुस्कुराई। कम से कम ये दूसरों जैसा तो नहीं है, जो हर एहसान के बदले कुछ चाहते हैं। फिर भी उसने शरारती लहजे में कहा, मिस्टर आरव, आपको एक आखिरी मौका देती हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आप जो चाहें मांग सकते हैं। मैं हर कोशिश करूंगी उसे पूरा करने की, सिवाय मेरे शरीर के। वो हंसते हुए बोली, मैं वो लड़की नहीं जो अपने खूबसूरत बदन से किसी का एहसान चुकाए। आरव ने नाक से हंसी छोड़ी। तुम फिर शुरू हो गई। उसने होठों को सिकोड़ा और गंभीरता से बोला, तो अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो, तो एक चीज है जो तुम कर सकती हो। सिया ने भौहें चढ़ाई। क्या चीज? वो मुस्कुराया, एक शातिर, हल्की लेकिन गहराई भरी मुस्कान, और बोला, लेकिन वो काम सिर्फ तुम्हारे शरीर से ही हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं जो मेरे काम आ सके। वो पीछे सोफे पर टिक गया, हाथ सीने पर बांधते हुए। उसकी नजरों में हल्की सी चुनौती थी, और सिया का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये इशारा है, मजाक है, या किसी गहराई की शुरुआत। कमरे की हवा में कुछ बदल गया था। दोनों की नजरों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं, सिर्फ धड़कनों से समझा जा सकता था। सिया एकदम हैरान रह गई जब उसने आरव राठौर के शब्द सुने। वो समझ ही नहीं पाई कि उसने अपने शरीर से मदद कहकर क्या मतलब निकाला। वो अनायास ही थोड़ा पीछे खिसक गई, दोनों के बीच कुछ दूरी बनाते हुए, और डर और उलझन भरी आंखों से उसे देखने लगी। क्या? तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरे शरीर की जरूरत है? उसने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने मन में सोच रही थी, क्या मैंने इस आदमी को गलत समझ लिया? क्या मैंने फिर वही गलती की जो पहले की थी? उसे हमेशा गर्व था कि वो इंसानों को पहचानने में माहिर है, लेकिन जब उसे यश मेहरा और प्रिया खन्ना की धोखेबाजी का पता चला, वो भी पूरे 1 साल तक छुपाकर, तो उसकी ये समझ पूरी तरह टूट गई थी। जब मैं अपने प्रेमी और अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं पहचान पाई, तो किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जब उसने उसे कांपते और उससे दूर सकते देखा। वो मुस्कान उतनी ही शांत थी, जितनी खतरनाक। हाँ, उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। बस एक काम है जो तुम कर सकती हो। उसने अपनी उंगली उठाई और बगल की दिशा में इशारा किया। सिया ने भौहें चढ़ाई और देखा, वो किचन की तरफ इशारा कर रहा था। किचन? उसने उलझन में बुदबुदाया। आरव ने सीधी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, अब जब तुमने पेट भरकर खा लिया है, तो जाओ और बर्तन धो दो। सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ पल उसे घूरती रही, फिर बोली, मतलब तुम मुझसे बर्तन धुलवाना चाहते हो? मैंने तुम्हें गोल्डन चांस दिया था कुछ भी मांगने का, और तुम ये चाहते हो? वो भीतर ही भीतर हंसी नहीं रोक पा रही थी। क्या ये आदमी इतना मासूम है या मूर्ख? आरव ने कंधे उचकाए। मैंने कहा था ना
तुम्हें अपने शरीर से मदद करनी होगी। तो जाओ और बर्तन धो दो। मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं। इतना कहकर उसने लैपटॉप उठा लिया और अपने काम में डूब गया, जैसे सिया वहां मौजूद ही नहीं हो। सिया ने व्यंग्य से हंसी। वाह, लोग तो मुझसे एक ऑटोग्राफ पाने के लिए मरे जाते हैं, और ये आदमी चाहता है कि मैं बर्तन धोऊं। फिर उसने मन में सोचा, अरे, मैं अब वो सुपरस्टार सिया नहीं हूं। अब मैं बस एक साधारण लड़की हूं। अगर मैं अभी भी सिया होती तो ये मुझसे ऐसे पेश आने की हिम्मत भी नहीं करता। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आई। आरव राठौर, अब देखना, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि असली देवी कौन होती है। वो हल्की सी हंसी, जिसमें शरारत थी, आत्मविश्वास था और थोड़ा आकर्षण भी। आरव ने सिर उठाया। कमरे में अचानक ठंडक सी महसूस हुई। वो चौंका जब उसने सिया को देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, आंखों में अजीब सी चमक। क्या कर रही हो तुम? उसने पूछा। सिया झट से सामान्य बनी। कुछ नहीं, उसने गला साफ किया और सहजता से उठकर रैम वॉक जैसी चाल में किचन की ओर चली गई। आरव उसे देखता रह गया। लगता है एक्सीडेंट ने इसके दिमाग पर भी असर किया है, उसने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। कुछ देर बाद सिया अपने कमरे में थी। लैपटॉप उसकी गोद में, आंखों में सख्ती। उसने धीरे से कहा, तो अब ये कमीना गंदा खेल खेलने लगा है। 2 दिन हो चुके थे जब उसने यश मेहरा को चेतावनी दी थी। वो इंतजार कर रही थी कि देखे वो कितनी नीच हरकतें कर सकता है। स्क्रीन पर कई वायरल तस्वीरें चमक रही थीं। वो और उसका मैनेजर विवेक शर्मा। तस्वीरें ऐसी ली गई थीं कि देखने वाला सोच जाए कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा चल रहा है। कमेंट्स में लोग जहर उगल रहे थे। कितना घटिया, देवी जैसी सिया और उसका मैनेजर। क्या वो कार में? हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगा। वो जानती थी, ये सब यश की चाल है। उसने मुट्ठियां भींच लीं, आंखों में आग सी जल उठी। अब बहुत हो गया, यश, उसने धीरे से कहा। अब सिया का खेल शुरू होगा, और इस बार मैं हारने नहीं वाली। सिया ने सारे कमेंट्स और वो गंदी तस्वीरें देखकर भौहें चढ़ा लीं। अब उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई कि ये तस्वीरें यश के पास कैसे आईं। वो आदमी इतना घटिया है कि जरूर उसने किसी पापाराजी को पैसे देकर उसे फॉलो करवाया होगा। और लगता है उस फोटोग्राफर ने तो अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। गलत एंगल से तस्वीरें लेकर उसे सस्ती सनसनी बना दी। उसने दांत भींचते हुए स्टार वेव एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल पेज को खोला और वहां जारी किया गया नोटिस पढ़ने लगी। यह है स्टार वेव एंटरटेनमेंट। सबसे पहले हम द क्वीनर्स और सिया उर्फ श्रेया की सभी फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया। हाल ही में जो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वे सच हैं। हालांकि यह सिया और उनके मैनेजर विवेक शर्मा का व्यक्तिगत मामला था और कंपनी के अन्य सदस्य या स्टाफ इससे अनजान थे। लेकिन एक आर्टिस्ट और उसके मैनेजर का रिश्ता हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसलिए कंपनी ने विवेक शर्मा को उनकी अनुचित हरकतों और पक्षपात के चलते निकाल दिया है। कृपया द क्वीनर्स की अन्य सदस्यों और प्रिय खन्ना को सपोर्ट करते रहें। सिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके बाद उसने नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े। और तो तस्वीरें सच हैं। यकीन नहीं होता सिया ऐसा कुछ कर सकती है। अब सोचकर गंदा लगता है कि मैंने ऐसी इंसान को फॉलो किया था। अरे छोड़ो ना, वो भी इंसान है। अगर वो अपने मैनेजर के साथ रिलेशन में है तो इसमें गलत क्या है? अगर गलत नहीं होता तो कंपनी उसे निकालती क्यों? जरूर कुछ चालबाजी हुई है। मुझे बाकी लड़कियों पर तरस आता है, खासकर प्रिय खन्ना पर, जो सबसे छोटी है और अपना सोलो डेब्यू करने वाली थी। वो तो बिल्कुल साफ दिल की है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए। सिया ने नोटिस को पढ़ते हुए ठंडी हंसी। साफ दिल, उसने व्यंग्य से कहा। कहाँ से? उसे अब अच्छे से पता चल चुका था कि जो लोग सबसे ज्यादा मासूम दिखते हैं, वही सबसे ज्यादा गंदे इरादे रखते हैं।
खासकर प्रिया खन्ना जैसी औरतें जो एक तरफ परी बनने का नाटक करती हैं और दूसरी तरफ अपनी ही दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बना लेती हैं। वो नोटिस को घूरती रही, फिर हंस पड़ी। वाह यश, कितना घटिया खेल खेला है तुमने। लेकिन अफसोस, ये खेल अब खत्म होने वाला है। उसने स्ट्रॉबेरी मिल्क की बोतल उठाई, एक सिप लिया और लैपटॉप पर उंगलियां तेजी से चलाने लगी। उसकी आंखों में अब ठंडापन नहीं था, वहां अब सिर्फ गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। अगर तुम सिर्फ मुझे निशाना बनाते तो शायद मैं छोड़ भी देती, उसने बुदबुदाया। लेकिन जब तुमने मेरे करीबियों को नुकसान पहुंचाया है तो अब मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खेल गई। तैयार हो जाओ यश और प्रिया खन्ना, तुम्हारी तबाही तय है। उधर प्रिया खन्ना ने यश के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। दोनों को पूरा यकीन था कि विवेक शर्मा ही वो शख्स है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। यश को थोड़ा शक था, मगर प्रिया ने उसे समझाया। और कौन हो सकता है जो सिया के लिए इतना परेशान हो? वही तो था जो हमेशा उसके साथ रहता था। यश को समझाने के बाद दोनों ने जल्दी से फैसला लिया। विवेक को निकाल दो और बाकी मेंबर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो। वैसे भी द क्वींस का माहौल अब जहरीला हो चुका था। दूसरी दो मेंबर्स, निशा और काव्या, दोनों ही सिया की मौत के बाद टूटी हुई थीं। सिर्फ शोहरत ही नहीं, उनका पूरा सपना बिखर गया था। अब स्कैंडल के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला ले लिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिया, निशा और काव्या तीनों एक साथ बैठी थीं। निशा 23 साल की, शांत स्वभाव की, जो खाना बनाने में बेहद अच्छी थी। सिया अक्सर कहा करती थी कि निशा की वजह से उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। काव्या 24 साल की, ग्रुप की रैपर, स्टेज पर तेज, बेबाक और आत्मविश्वासी, पर ग्रुप में सबसे प्यारी और मासूम। चारों ने मिलकर एक सपना देखा था। 4 लड़कियां, एक ग्रुप, एक पहचान। लेकिन आज वही कहानी बिखर चुकी थी। उनकी मेहनत, उनका नाम, सब बदनामी में बदल चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल। ऑडिटोरियम हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी की गई थी। स्टेज पर एक लंबी मेज के पीछे 5 कुर्सियां रखी गई थीं, जिन पर माइक, पानी की बोतलें और टिश्यू बॉक्स रखे हुए थे। स्टेज के नीचे दर्जनों रिपोर्टर अपनी जगहों पर बैठे थे। आज लगभग 20 रिपोर्टर वहां मौजूद थे। सबका मकसद था देश के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर गर्ल ग्रुप द क्वींस के अंत को कैद करना और सिया, जो अब दुनिया छोड़ चुकी थी, और विवेक शर्मा के बीच हुए स्कैंडल के बारे में सच्चाई जानना। राधिका और नेहा ने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। दोनों के चेहरे पर शायद ही कोई मेकअप था, वे पहले जैसी ग्लैमरस नहीं लग रही थीं। रिपोर्टरों ने उनके पीले और थके हुए चेहरे कैमरे में कैद किए। लगता था वे अब तक सिया की मौत से उबर नहीं पाई थीं। उनके बगल में बैठी थी ग्रुप की सबसे छोटी सदस्य, प्रिया खन्ना। उसने सफेद ड्रेस पहनी थी, चेहरा फीका और आंखें सूजी हुई थीं। वो लगातार गंभीर मुद्रा में बैठी रही। थोड़ी देर बाद आरव राठौड़ अंदर आए। साथ में कंपनी के पीआर विभाग के हेड थे, जो कॉन्फ्रेंस को संभालने वाले थे। आरव ने प्रिया के बगल में अपनी सीट ली और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उनके बीच कोई रिश्ता हो ही नहीं। पब्लिक के सामने दोनों अब तक अपने रिश्ते को छिपाए हुए थे। वे आज भी बॉस और एम्प्लॉय का औपचारिक रिश्ता निभाते दिख रहे थे। पीआर हेड ने शुरुआती भाषण दिया और फिर माइक आरव को सौंप दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम यहाँ मौजूद सभी सम्मानित रिपोर्टर्स का धन्यवाद करते हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे सबसे मशहूर गर्ल ग्रुप द क्वींस के डिसबैंडमेंट विक्टिन की घोषणा नहीं है, बल्कि हमारी 2 बेहतरीन आर्टिस्ट्स राधिका और नेहा को अलविदा कहने का पल भी है। ये बेहद दुखद है कि सिया हमें छोड़कर चली गईं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी याद में हमने फैसला किया है कि द क्वींस ग्रुप अब आगे नहीं चलेगा।
उनके शब्दों ने हॉल में फुसफुसाहट पैदा कर दी। सभी को पहले से अंदेशा था, लेकिन खबर सुनना फिर भी भारी था। आरव ने आगे कहा, काफी विचार विमर्श के बाद और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए राधिका और नेहा कंपनी छोड़ रही हैं। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के अंत तक था, लेकिन हम उन्हें पहले ही विदा कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए। रिपोर्टर उनकी बातों से प्रभावित हुए। सब जानते थे कि एप्पल एंटरटेनमेंट अपने कलाकारों से कैसा व्यवहार करता है। द क्वींस ने ही इस कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाया था। एक रिपोर्टर ने पूछा, तो क्या प्रिया खन्ना भी कंपनी छोड़ रही हैं? आरव ने माइक उठाया, नहीं। हर सदस्य से बात करने के बाद प्रिया ने यहीं रहने का फैसला किया है। वो अभी बहुत छोटी हैं और इस दुनिया का असली अनुभव नहीं लिया है। उन्हें सही राह दिखाना और उनका करियर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वो अब अपने सोलो डेब्यू की तैयारी करेंगी। रिलीज की तारीख आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये साल खत्म होने से पहले वो जरूर आएगा। रिपोर्टर समझदारी से सिर हिलाने लगे। उनकी उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए ये सही निर्णय लगा। बाकी दोनों सदस्य प्रिया से नाराज नहीं थी, मगर कहीं न कहीं दुखी जरूर थी। इस बात से कि उसने ऐसी कंपनी में रहने का फैसला किया जो सिया का नाम साफ करने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। पर यह उसका जीवन था, उसका निर्णय, और दोस्ती को बीच में लाना सही नहीं था। फिर अचानक सवालों की बौछार हुई। मिस्टर आरव, क्या आप हमें विवेक शर्मा और सिया के स्कैंडल के बारे में कुछ बता सकते हैं? कंपनी द्वारा जारी किए गए नोटिस की सच्चाई क्या है? आरव ने एक पल के लिए प्रिया की ओर देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया। यह इशारा था कि अब सब सच कह दो। यह उनके लिए सबसे सही मौका था, विवेक शर्मा की छवि को पूरी तरह नष्ट करने का। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, इस स्कैंडल पर बात करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल इंसान अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन हमने जांच की है और पाया कि विवेक शर्मा वाकई इस मामले में दोषी थे। उनका सिया के साथ निजी रिश्ता था, जो उन्होंने छिपाया। हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने शेड्यूल या टीम के साथ कोई धोखाधड़ी की, लेकिन कंपनी में ऐसे अनप्रोफेशनल एथिक्स बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने और जोड़ा, जो तस्वीरें इंटरनेट पर फैलीं, वो उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा थीं। उस गोपनीयता का उल्लंघन करने वालों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और विवेक शर्मा को हमने कंपनी से निकाल दिया है। हॉल में हलचल मच गई। नेहा का चेहरा तमतमा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि आरव, जो 3 साल तक सिया के साथ रिश्ते में था, अब उसी पर इल्जाम लगा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, कैसे विश्वास नहीं किया उसने। उन झूठी तस्वीरों के आधार पर ही उसने सिया को दोषी मान लिया। रिपोर्टरों की नज़र प्रिया पर गई। वो चुपचाप बैठी रो रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। माहौल भारी हो गया। एक रिपोर्टर ने धीरे से पूछा, प्रिया, आप क्या सोचती हैं इस स्कैंडल के बारे में? क्या आपने कभी महसूस किया कि सिया और विवेक के बीच कुछ चल रहा था? क्या सिया ने आपके साथ या बाकी सदस्यों के साथ कोई झूठ या धोखा किया? बाकी रिपोर्टर भी उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। प्रिया खन्ना, जिसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीग चुका था, ने आरव द्वारा बढ़ाए गए टिश्यू से अपना चेहरा पोंछा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कांपते हाथों से माइक पकड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, गला भरा हुआ था, फिर भी उसने बोलना शुरू किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिया दीदी ऐसा कुछ कर सकती हैं। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, उनसे बहुत प्यार किया। वो बेहद टैलेंटेड थीं। लेकिन यकीन नहीं होता कि उन्होंने ऊंचाई पाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए होंगे। उसकी आवाज और भी भर आई। वो तो उस विवेक शर्मा से कहीं ज्यादा अच्छी इंसान थीं। पर अब लगता है मैं गलत थी। मैंने उन्हें कई बार विवेक सर के साथ अकेले देखा था। वो हमेशा कहते थे कि वो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन कुछ तो अजीब था उनके बीच। रिपोर्टरों ने उत्सुकता से सिर उठाया। माहौल में सन्नाटा फैल गया। प्रिया ने आगे कहा, अब समझ में आता है कि हर एड कॉन्ट्रैक्ट, हर ब्रांड ऑफर सिर्फ सिया को ही क्यों मिलता था।
विवेक सर हमेशा वही प्रोजेक्ट्स लाते थे जो सिया के लिए होते। वो उसे लुभा रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। सिया दीदी मासूम थी। दोष विवेक शर्मा का था। उसने ही उन्हें बहकाया और उनका फायदा उठाया। मुझे उम्मीद है जहां भी सिया दीदी होंगी उन्हें सुकून मिलेगा और वो इस दुनिया की गलत बातों से परेशान नहीं होंगी। इतना कहकर प्रिया ने जोर से सिसकते हुए माइक नीचे रख दिया। उसकी बातों ने सबको चौंका दिया। ऊपर ऊपर से वो सिया का पक्ष लेती लग रही थी, लेकिन उसके शब्दों का मतलब कुछ और था। वो परोक्ष रूप से मान रही थी कि सिया और विवेक के बीच वो रिश्ता सच था। रिपोर्टर तुरंत अपने लैपटॉप पर टाइप करने लगे। द क्वींस की सबसे छोटी सदस्य ने तो सच उगल दिया। तभी अचानक नेहा यानी जिया FEI ने गुस्से में माइक उठा लिया। उसकी आंखें भड़क उठीं। प्रिया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सोच समझकर बोलो। विवेक शर्मा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। कंपनियां खुद सिया को चाहती थी, उसमें उसका क्या दोष? तुम्हें उससे जलन है कि वो ज्यादा मशहूर थी, तो अपने टैलेंट पर मेहनत करो, लेकिन किसी की मौत के बाद उस पर इल्जाम मत लगाओ। हॉल में खामोशी छा गई। नेहा की आवाज में गुस्से के साथ दर्द भी था। सिया की मौत के बाद वो वैसे ही टूट चुकी थी और अब प्रिया की दोहरी बातें उसे चुभने लगीं। राधिका, जो अब तक चुप थी, हैरान होकर नेहा की ओर देखने लगी। लेकिन इस बार उसने नेहा को रोका नहीं, क्योंकि वो भी प्रिया की बातों से बेचैन थी। वो भले ही सबके सामने शांत दिखे, मगर अंदर से उसका भी खून खौल उठा था। प्रिया ने नेहा की ओर देखा, उसके होंठ कस गए। उसे बुरा लगा कि नेहा उसे सबके सामने डांट रही थी। वो खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। आरव का चेहरा भी गुस्से से भर गया। उसने नेहा की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, नेहा, जरा अपने शब्दों का ध्यान रखो। तुम अब एप्पल एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं हो, लेकिन प्रिया अब भी हमारी आर्टिस्ट है। तुम यहाँ उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकती। नेहा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी जहर से भरी थी। मैं उसकी इज्जत खराब कर रही हूँ? और वो क्या कर रही थी? विवेक शर्मा पर झूठा इल्जाम, सिया पर कीचड़ उछाल रही है, और तुम सब चुप बैठे हो। सिया की मेहनत और टैलेंट की वजह से ही तुम्हारी ये कंपनी आज यहाँ तक पहुंची है, और अब जब वो नहीं रही तो तुम उसकी इज्जत मिटाकर खुद को भगवान बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसकी आवाज हॉल में गूंज गई। रिपोर्टर कैमरों से लगातार फोटो ले रहे थे। नेहा अब किसी चीज से नहीं डर रही थी। उसे कंपनी छोड़नी ही थी, चाहे अगले दिन उसका नाम खबरों में विवादित सिंगर के रूप में आए, उसे परवाह नहीं थी। राधिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बस करो, नेहा, कुत्तों पर भौंकने से क्या फायदा? उन्हें सच सुनने की न आदत है न हिम्मत। फिर वो प्रिया की ओर मुड़ी। उसकी नजर ठंडी और तीखी थी। प्रिया, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारा करियर बहुत सफल हो। अब जब सिया नहीं है और हम भी जा रहे हैं, उम्मीद है तुम वो सब हासिल कर लोगी जो हमारे रहते नहीं कर पाई। तुम कहती हो सिया को ज्यादा अटेंशन मिला, ज्यादा मौके मिले। अब मौका तुम्हारे पास है, जाकर दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। अगर तुम सच में उससे बेहतर हो तो सबको साबित करो कि तुम सिर्फ दूसरों की मेहनत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भी चमक सकती हो। उसकी मुस्कान ठंडी थी, बिना गर्माहट, बिना भावना। नेहा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वो जानती थी, ये बातें दिखने में शांत हैं, लेकिन उनमें जहर था। राधिका अपने शब्दों से प्रिया को काट रही थी। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसे महसूस हुआ कि अब सबकी नजरें उसी पर हैं। कैमरे, रिपोर्टर, आरव की ठंडी निगाहें, सब। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे लगी बड़ी LED स्क्रीन चमक उठी। स्टेज पर मौजूद सब चौंक गए। प्रिया का चेहरा हरा पड़ गया, उसकी आंखों में दहशत झलक रही थी।